सर्वेभ्यो नमो नमः। अब मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ यण संधि। इससे पहले हमने और संधि पढ़ लिए। कौन कौन सी संधि पढ़ ली? दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि पढ़ने के लिए आपको यण संधि के एक सूत्र है हमारी संस्कृत भाषा में, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। और सूत्र क्या है मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। इको यणचि। क्या सूत्र है? इको यणचि। ठीक है, सूत्र दिखाई दे रहा है सभी को। सूत्र क्या है हमारा? इको यणचि। अब इस सूत्र को हम यहाँ पर समझेंगे कि इस सूत्र में क्या कहा गया है। मैं दोबारा से यहाँ पर सूत्र को लिख रही हूँ। सूत्र क्या है हमारा? इको यणचि। पूरा का पूरा सूत्र एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ। अब जो ये सूत्र है, इस सूत्र को हम 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? इकः। इसको संधि विच्छेद कर करके तोड़ेंगे तो पहला शब्द बन जाएगा इकः। दूसरा है यण, ठीक है, और उसके बाद तीसरा है हमारा अचि। तो 3 हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ लिया है इको यण अचि को। तो पहला था हमारा क्या था? पहला इकः, ठीक है, यह आप सभी के सामने इकः। दूसरा यण और तीसरा है हमारा अचि। ठीक है, अब इनके अर्थों को समझते कि इनका अर्थ क्या होता है और कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इकः को समझेंगे। इकः में हमारे 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। कौन कौन से वर्ण हैं? ई, उ, री और री। इन चारों वर्णों को मिला करके हम इकः शब्द बोलते हैं। इकः शब्द बोलने से किन 4 वर्णों का बोध हो रहा है? समझ में आ रहा है? ई, उ, री और री। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा शब्द हमारा क्या था? यण। अब हम यहाँ पर यण में देखते हैं। यण में भी हमारे 4 वर्ण आएंगे। और कौन कौन से 4 वर्ण आएंगे? य, व, र और ला। ठीक है, इकः में कौन कौन से 4 वर्ण आए थे? ई, उ, री और री। और यण में कौन कौन से 4 वर्ण आए हैं? य, व, र और ला। अब हमारा एक और शब्द बचा है और वो शब्द है अचि। अचि शब्द बचा हुआ है। अचि शब्द का अर्थ है बेटा यहाँ पर स्वरः। स्वरः मतलब जितने भी हमारे स्वर है सारे के सारे स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीनों शब्द एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमारे कौन कौन से 3 शब्द थे? इको यणचि को जब हमने तोड़ा था तो इकः पहला शब्द था, दूसरा था यण और तीसरा शब्द था हमारा अचि। ठीक है, अब हमने इन तीनों शब्दों को देखा। इकः का मतलब क्या हो गया? ई, उ, री, री। यण का मतलब क्या हो गया? य, व, र, ल। और अचि, अचि का मतलब क्या हो गया हमारा? स्वरः। ठीक है, अचि का मतलब हमारा क्या हो गया? स्वरः। ठीक है, स्वरः समझ में आ। अब हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो इस सूत्र की परिभाषा देखिए। इकः इक के स्थान पर यण हो जाता है। और कब हो जाता है? जब बाद में अच हो। अच यहाँ पर असमान अच है। असमान का मतलब है एक समान स्वर नहीं होना चाहिए। इक में पता ही है। अब हम इसको उदाहरण से देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों के स्थान पे क्या क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल। अच्छा, चारों के चारों व्यंजन में हलंत लगाव है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चारों के चारों व्यंजन हमारे हलंत वाले होंगे। अब ई के बाद यदि कोई भी इन 4 इक के बाद यदि कोई भी असमान स्वर है, इकः के पश्चात यदि आपके असमान स्वर है, अच लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, असमान स्वर है, तो आपको जो मैंने अभी बताया था इक के स्थान पर आप यण आदेश कर देंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारा यदि प्लस अपि। उदाहरण है, ठीक है। अब अपनी शर्तों को देखते हैं। हमारी पहली शर्त थी कि इको होना चाहिए पूर्व पद में। पूर्व पद यदि है, उत्तर पद हमारा अपि है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारा? ई। आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या? ई इक में आता है?
हाँ जी, बिल्कुल आता है। अब देखते उत्तर पद, और हमारी दूसरी शर्त थी कि उत्तर पद में असमान स्वर होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या अ ई के जैसा है? नहीं है, अलग है। तो इसका मतलब अ जो है वो कैसा है? असमान स्वर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी शर्त यहाँ पर घट रही है, ई प्लस आ, और दोनों के इस ई के स्थान पे आपको या करना है। या कर दोगे। अब ये वाला जो अ है, इस आ को आप इस आ को आपको या में मिलाना है, तो या आपका पूरा बन जाएगा। अभी तक इसमें हलंत लगा हुआ था। ठीक है, जब आपने दा में से ई को हटाया तो यहाँ पे दा कैसा बचा आपका? दा भी आपका आधा बचा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या शब्द बनता है। तो या दा आधा है आपका, क्योंकि ई हट गया था उसमें से, और ई के स्थान पे आपने क्या कर दिया था? या कर दिया था। या आपका पूरा हो चुका है, क्योंकि अब पी का आ मिल गया है और बाद में है पी। ठीक है, इतना तो बन गया। या, द और या, जब आप दा प्लस या करेंगे तो दोनों को मिला करके यद्य बन जाता है, द्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या बनेगा। आप सभी को मुझे लगता है आ भी गया होगा। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा आपका यद्यपि। क्या शब्द बन गया? यद्यपि। ठीक है, एक और उदाहरण दिखा देती हूँ मैं आपको। एक और उदाहरण कैसे देखेंगे। एक शब्द है इति प्लस दूसरा शब्द है आदि। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब जो हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखिए क्या है? ई है। उत्तर पद का पूर्व वर्ण देखिए क्या है? आ। क्या हमारी शर्त घट रही है यहाँ पर? बिल्कुल घट रही है। इक के बाद असमान स्वर है, तो इक के स्थान पे यण हो जाएगा। यण में ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, और वो भी आधा। आधा या है, आ इसमें मिला देंगे तो या आपका पूरा हो जाएगा। या पूरा हो गया तो यादि, या को इधर मिला दो तो पूरा शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा? यादि बन जाएगा। ता इधर आधा हो चुका है, तो यहाँ पर शब्द हमारा क्या बनेगा? इत्यादि। क्या शब्द बना? इत्यादि। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, री का उदाहरण देती हूँ। री प्लस अकारः। ठीक है, क्या है हमारा? री प्लस अकारः, बाद में विसर्ग भी आ जाएगा। अब री प्लस अकारः पर री में देखिए, री में क्या है? री है, हमने देखा था। री के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो री के स्थान पे ल कर दो, बाद में क्या था? अकार था, तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा? लकारः। आप लोगों ने लकार शब्द का तो प्रयोग किया ही होगा, धातु रूप में लकार शब्द आता है। तो लकारः शब्द में संधि होती है हमारी यण संधि। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण मैं आपको वा का समझा देती हूँ। जैसे आपका है साधु प्लस आदेशः। ठीक है, तो साधु प्लस आदेशः, इसमें देख लो साधु में ऊ है, ऊ प्लस आ, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? वाह। व आधा है, आ लगा दिया तो वाह पूरा हो गया। धा इधर आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सा। धा आधा है, वाह पे आ का डंडा, साधवा देशः। ठीक है, क्या शब्द बन गया? साधवा देशः। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी एग्जाम्पल का पूछना हो कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा या फिर कैसे बनेगा, कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।